हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पावर ऑफ कोर्ट अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सेक्शन 3, पावर ऑफ कोर्ट्स टू रिलीज सर्टन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमिनिशन। जब किसी व्यक्ति को सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381, सेक्शन 404 या फिर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत गिल्टी पाया जाता है या फिर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी पाया जाता है जिसके लिए जो सज़ा निर्धारित है वो 2 साल के इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा की नहीं है, या फिर जिसकी सज़ा फ़ाइन ही है या फिर 2 साल से कम की सज़ा और फ़ाइन है, फिर चाहे वो ऑफेंस जो है वो आईपीसी के अंतर्गत कमिट किया गया हो या फिर किसी अन्य लॉ के अंतर्गत कमिट किया गया हो। और इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति जो कि गिल्टी पाया जाता है इससे पहले वो कभी कॉन्विक्ट नहीं हुआ हो। जिस कोर्ट के द्वारा जो व्यक्ति है उसे गिल्टी पाया जाता है, अगर उस कोर्ट का सोचना ये है कि जब जो केस की परिस्थितियां हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है और जो ऑफेंस है उसके नेचर को ध्यान में रखा जाता है और इसके साथ ही जो ऑफेंडर है उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाता है, तो कोर्ट यहाँ पर ये कर सकती है कि जिस भी व्यक्ति को गिल्टी पाया गया है उसको पनिशमेंट सेंटेंस ना करे और ना ही उसे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज़ करे। प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट जो कि दिया गया है सेक्शन 4 के अंतर्गत, ऐसा ना करके उसे ड्यू एडमिनिशन के बाद रिलीज़ कर दे। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो व्यक्ति है जिसे गिल्टी पाया गया है उसे पनिश नहीं किया जाता है और ना ही उसे प्रोबेशन पे रिलीज़ किया जाता है, बट इंस्टेड उसको यहाँ पर वार्निंग दी जाती है और वार्निंग के बाद उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। सेक्शन 4, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। जब कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है और जो व्यक्ति है उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है जिसके लिए जो पनिशमेंट है वो डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, और जिस कोर्ट के द्वारा जो व्यक्ति है उसे गिल्टी पाया जाता है उस कोर्ट का ओपिनियन ये है कि जो केस के सर्कमस्टेंसेस हैं उनको ध्यान में रखने के बाद और जो ऑफेंडर का कैरेक्टर है उसको ध्यान में रखने के बाद और जो ऑफेंस का नेचर है उसको ध्यान में रखने के बाद ये कोर्ट को सही लगता है कि जो व्यक्ति है उसे रिलीज़ कर देना चाहिए ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो व्यक्ति को पनिश करने की जगह उस व्यक्ति को रिलीज़ कर देगी अगर वो व्यक्ति एक बॉन्ड करता है श्योरिटीज़ के साथ या फिर श्योरिटीज़ के बिना कि वो अपीयर होगा और रिसीव करेगा सेंटेंस को जब भी उसे बुलाया जाएगा, और इसके साथ ही वो पीस को और गुड बिहेवियर को मेंटेन करेगा। कोर्ट के द्वारा जो ऑफेंडर है उसे तब रिलीज़ नहीं किया जा सकता है अगर जो व्यक्ति है उसके पास कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है जहाँ पर वो रहता हो या फिर ऑक्यूपेशन को कैरी करता हो और वो जो जगह है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती हो। अगर जो व्यक्ति है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही किसी जगह पर कोई परमानेंट ऑक्यूपेशन नहीं करता है और वहाँ पर परमानेंटली रहता भी नहीं है, तो यहाँ पर उसे प्रोबेशन पे रिलीज़ नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऑफेंडर या फिर उसका श्योरिटी ऐसी जगह पर रहे जो जगह कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती हो या फिर ऐसी जगह पर ऑक्यूपेशन करे, और ये वहाँ पर रहना या फिर ऑक्यूपेशन करना फिक्स्ड होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। कोर्ट किसी भी ऑर्डर को देने से पहले उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगी जो कि प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा दी गई है। जब सबसेक्शन 1 सेक्शन 4 के अंतर्गत कोई ऑर्डर दिया जाता है और जो कोर्ट है उसे ये ज़रूरी लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और ऑफेंडर के इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो सुपरविज़न ऑर्डर को पास कर सकती है जिसमें ये डायरेक्ट किया जाएगा कि जो ऑफेंडर है वो प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविज़न में ही रहेगा। यहाँ पर जिस समय अवधि के लिए जो व्यक्ति है वो सुपरविज़न में रहेगा प्रोबेशन ऑफिसर के, उस समय अवधि को ऑर्डर में मेंशन किया जाता है और प्रोबेशन ऑफिसर के नाम को भी मेंशन किया जाता है ऑर्डर में। यहाँ पर जो सुपरविज़न पीरियड है वो 1 साल से कम का नहीं हो सकता है। अगर कोर्ट को कुछ कंडीशंस नेसेसरी लगती हैं तो वो सुपरविज़न ऑर्डर में उन कंडीशंस को भी मेंशन कर सकती है।
अगर जो कोर्ट है वो सुपरविजन ऑर्डर देती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति है वो रिलीज़ के पहले एक बॉन्ड करे श्योरिटीज़ के साथ में या फिर बिना श्योरिटीज़ के, कि जो व्यक्ति है वो ऑब्ज़र्व करेगा उन कंडीशंस को जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाई की गई हैं, और इसके साथ ही वो एडिशनल कंडीशंस को भी ऑब्ज़र्व करेगा जो कि उसके रेसिडेंस के संबंध में की गई हैं, या फिर जो इंटॉक्सिकेशन से दूर रहने के लिए की गई हैं, या फिर ऐसी कोई सी भी कंडीशन जो कि कोर्ट के द्वारा मेंशन की गई है। कोर्ट जो ऑफेंस है उसे रिपीट होने से रोकने के लिए या फिर किसी और ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए अगर कोई कंडीशन को इम्पोज करती है तो ऐसे कंडीशंस को इस व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करना होगा। जब कोर्ट के द्वारा सुपरविजन ऑर्डर दिया जाता है तब कोर्ट के द्वारा जो टर्म्स और कंडीशंस हैं ऑर्डर की उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा ऑफेंडर को, और इसके साथ ही जो सुपरविजन ऑर्डर है उसकी एक कॉपी ऑफेंडर को दी जाएगी, ऑफेंडर के श्योरिटीज़ को दी जाएगी और प्रोबेशन ऑफिसर को भी दी जाएगी। सेक्शन 5 पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। जब कोर्ट डायरेक्ट करती है ऑफेंडर की रिलीज़ को अंडर सेक्शन 3 या फिर अंडर सेक्शन 4, तो उसी टाइम पर जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकती है कि जो ऑफेंडर है वो पे करे कंपनसेशन को जो कि कोर्ट को सही लगता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको लॉस हुआ है या फिर जिसको इंजरी हुई है ऐसे व्यक्ति को ये कंपनसेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ऑफेंडर को ऑर्डर कर सकती है कि वो प्रोसीडिंग्स के लिए कॉस्ट को पे करे। जो अमाउंट ऑर्डर की जाती है अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 5 उसे रिकवर किया जा सकता है एज अ फाइन in accordance with provisions of section 386 and 387 of the code। जब जो सिविल कोर्ट है वो ट्राई करता है सेम सूट को जो कि सेम मैटर में अराइज हुआ है जिसके लिए जो ऑफेंडर है उसे प्रोसिक्यूट किया गया था, तो यहाँ पर जो सिविल कोर्ट है उसके द्वारा अकाउंट में लिया जाएगा उस अमाउंट को जो कि पे किया गया था या फिर जिस अमाउंट को रिकवर किया गया था एज अ कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है पावर ऑफ कोर्ट अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958।